हेलो फ्रेंड्स, दास्तान-ए जुर्म की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा कि कई ऐसे करैक्टर को दिखाया जाता है जिसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। यानी एक आदमी के अंदर कई आदमी होते हैं और वो अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्त में अलग अलग बिहेव करते हैं। आज की कहानी बेहद चौंकाने वाली इसलिए है कि जिस करैक्टर की ये कहानी है, किसी भी घर में किसी भी माँ बाप के लिए, किसी भी भाई बहन के लिए ऐसा होनहार बेटा, भाई या पति जिसके पास हो, अपने आप को खुश नसीब समझेगा। ये कहानी है आंध्र प्रदेश के निज़ामाबाद की। उसी निज़ामाबाद में नागेंद्र रेड्डी नाम का एक लड़का रहता था जो एक बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे परिवार से था। वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बेहद होशियार था, हमेशा अच्छे नंबरों से पास होता था। बचपन से ही इंजीनियर बनने का उसका सपना था। इसके बाद उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और फिर बाकायदा आईआईटी मद्रास में उसका सिलेक्शन हुआ। आईआईटी मद्रास में एडमिशन पाना हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स का सपना होता है। वहाँ से उसने इंजीनियरिंग की और 2001 में हैदराबाद की एक कंपनी में आराम से जॉब करने लगा। लेकिन फिर वह हैदराबाद छोड़कर बेंगलुरु पहुंच जाता है और बेंगलुरु में अपनी कंपनी खोल लेता है। कुछ वक्त तक कंपनी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन फिर बाद में कंपनी का काम ठीक से नहीं चला। तो नागेंद्र सोचता है कि अब इस कंपनी को छोड़कर कहीं और ट्राई करते हैं। ब्रिटेन की एक कंपनी में वो अप्लाई करता है। कंपनी उसके प्रोफाइल और सीवी को देखकर उसे तुरंत ले लेती है और उसे इंग्लैंड में लंदन में नौकरी मिल जाती है। अब वो लंदन रवाना हो जाता है। अब बेटा लंदन तो चला गया, लेकिन नागेंद्र रेड्डी के घर वालों को एक फ़िक्र थी और वो फ़िक्र ये थी कि वो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार था और उसकी वजह थी उसकी इकलौती बहन, जिसे वो बेहद प्यार करता था। इतना प्यार कि अगर उसकी बहन की तरफ कोई लड़का देख ले तो उसे गुस्सा आ जाता था, वह फ़ौरन बदल जाता था। ये उसे पसंद नहीं था कि उसकी बहन की तरफ कोई देखे, कोई उससे बात करे या कोई उसके करीब जाए। और जब ऐसा होता था तो वो अचानक गुस्से में आ जाया करता था, मारने मरने पर उतारू हो जाता था। यह बात घर में सबको पता थी। उन्होंने बहुत सारे साइकेट्रिस्ट से भी बात की, उसको दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब वो लंदन पहुंच जाता है। लंदन में जाने के बाद उसकी नौकरी ठीक ठाक चल रही थी। उसी कंपनी में उसकी एक और शख्स से मुलाकात होती है जो आंध्रा का ही था। उसका नाम था राधा कृष्ण चेपुर। अब राधा कृष्ण और नागेंद्र रेड्डी लंदन में एक ही अपार्टमेंट में एक ही कमरे में साथ रहते थे। दोनों साथ साथ जॉब करते थे। दोनों में दोस्ती हो गई। नागेंद्र रेड्डी क्योंकि टैलेंटेड था तो उसे लगा कि नौकरी के साथ साथ कुछ अपना भी बिजनेस, कुछ अपना भी काम होना चाहिए। तो उसने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के हिसाब से वहाँ एक फर्म खोल ली। नागेंद्र रेड्डी ने राधा कृष्ण को उसमें पार्टनर बना लिया। थोड़े दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर दोनों के बीच में काम को लेकर कुछ मनमुटाव हो गया और अब दोनों दोस्तों के बीच दूरी आ गई थी। इधर नागेंद्र रेड्डी कुछ परेशान रहने लगा था और परेशानी की बात घर तक पहुंच चुकी थी। घर वालों को पता था कि उनका बेटा राधा कृष्ण के साथ रह रहा है। राधा कृष्ण उसका ख्याल रखता था। घर वालों को पता था कि उनका बेटा राधा कृष्ण के साथ रहता है। राधा कृष्ण उसका ख्याल रखता था। नागेंद्र रेड्डी के माता पिता ने एक दिन राधा कृष्ण को फ़ोन पर कांटेक्ट किया। राधा कृष्ण ने कहा कि अंकल आंटी आप लोग परेशान ना हो, मैं उसका ख्याल रखूँगा। राधा कृष्ण ने उसका ख्याल रखा और कुछ चीज़ें ठीक हो गई। एक रोज़ नागेंद्र रेड्डी ने अपने घर फ़ोन किया तो उससे बात करने के दौरान उसके माता पिता को लगा कि अब सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। तो थैंक्स करने के लिए नागेंद्र रेड्डी के पेरेंट्स ने अपनी बेटी से कहा कि तुम राधा कृष्ण को थैंक्स का एक मैसेज भेज दो।
कि तुम्हारी वजह से हमारा बेटा यानी नागेंद्र रेड्डी अब बिल्कुल ठीक है। नागेंद्र रेड्डी की सिस्टर ने राधा कृष्ण को मैसेज किया और उस मैसेज में ये था कि थैंक यू सो मच मेरे भाई की मदद करने के लिए, और तुमने जो भी किया हम उसका एहसान नहीं उतार सकते। इत्तेफाक से ये मैसेज नागेंद्र रेड्डी ने पढ़ लिया। नागेंद्र रेड्डी को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका दोस्त राधा कृष्ण उसकी बहन को उससे छीनने की कोशिश कर रहा है, उससे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है और वह अपनी बहन को खोना नहीं चाहता था। क्योंकि वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार था, तो ये सारी बातें नागेंद्र रेड्डी के दिमाग में घुस गई थी। अब उसे अपना दोस्त राधा कृष्ण दुश्मन नज़र आने लगा था। वैसे ही वो अपनी बहन को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव रहता था। 29 अक्टूबर 2004 यही वह तारीख थी। एक रोज़ लंदन के एक इलाके में जिसका नाम है हसलो, वहाँ पर पुलिस को एक लावारिस लाश जली हुई मिलती है। जब पुलिस मौके पर पहुँचती है तो देखती है कि एक लाश है जिसका सिर गायब है। उसके थम्स हथेलियाँ कटी हुई थी ताकि फिंगरप्रिंट के जरिए भी उसकी पहचान किसी भी हालत में ना हो सके, और शरीर के इन अंगों को एक ब्लैंकेट में रखकर एक सुनसान जगह पर आग लगा दी गई थी। लेकिन लाश का बाकी हिस्सा बरामद हो गया था, लेकिन सर और चेहरा गायब था। तो पुलिस पहचान नहीं सकी कि ये मरने वाला कौन है। अब बाकायदा स्कॉटलैंड यार्ड इस कत्ल की तफ्तीश में जुट जाती है। इधर इस कत्ल के अगले ही दिन नागेंद्र रेड्डी एक फ़्लाइट पकड़ता है और सीधे बेंगलुरु पहुंच जाता है। राधा कृष्ण जिस कंपनी में काम कर रहा था, उन्होंने और बाकी लोगों ने मिसिंग की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखा दी। तो इससे फिर ये पता हो जाता है कि मरने वाला कौन है। जब मरने वाले का पता चला तो फिर ये शक हुआ कि उसके करीब कौन था। तो पता चला कि नागेंद्र रेड्डी इसके पास रहता था। ये बहुत नज़दीकी थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। अब जब स्कॉटलैंड नागेंद्र रेड्डी को ढूंढती है तो पता चला कि वो यहाँ तो है ही नहीं। फिर जब इमिग्रेशन और एयरपोर्ट के थ्रू पता चला कि वो तो इस मर्डर के नेक्स्ट डे ही इंडिया के लिए रवाना हो गया था। अब स्कॉटलैंड यार्ड का शक यकीन में बदल गया था। वह फ़ौरन बेंगलुरु और हैदराबाद की पुलिस से कंसल्ट करती है और कहती है कि ऐसे ऐसे एक केस हुआ है। अब क्योंकि उसका घर हैदराबाद के निज़ामाबाद में था, तो बाकायदा स्कॉटलैंड की इस पहल पर हैदराबाद की पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। हैदराबाद की पुलिस घर जाती है और पता करती है, लेकिन नागेंद्र रेड्डी हैदराबाद पहुंचा ही नहीं था। ब्रिटेन से वो सीधे पहुंच गया था बेंगलुरु, और बेंगलुरु में अपने आप को एकदम छुपा कर रख रहा था ताकि उसे घर वालों के जरिए पुलिस उस तक ना पहुंच पाए। नागेंद्र रेड्डी 2004 में भारत आ चुका था। अब धीरे धीरे वक्त बीता और 2005 में बेंगलुरु में पुलिस को एक जली हुई लाश मिलती है, और यह लाश एक लॉज में मिली थी जिसका नाम था महालक्ष्मी लॉज, और ये बिल्कुल बेंगलुरु सिटी के खास इलाकों में से एक था। जब लाश मिली तो पुलिस ने पाया कि लाश का सर गायब है, उसकी हथेलियाँ कटी हुई हैं ताकि फिंगरप्रिंट के जरिए लाश की पहचान ना हो सके। बेंगलुरु में जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट थी, पुलिस उन सबको बड़े ध्यान से देखती है ताकि पता चल सके कि ये लाश किसकी है। लेकिन मिसिंग कंप्लेंट से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तभी जिस जगह पर ये जली हुई लाश मिली थी, वहीं पर एक ट्राउज़र मिला था। उस ट्राउज़र के जरिए उस मरने वाले की पहचान राजेश आर्थम के तौर पर हुई थी। राजेश आर्थम भी एक इंजीनियर था जो सत्यम नाम की एक कंपनी में काम करता था। पुलिस की तफ्तीश जारी थी तो इत्तेफाक से पता चला कि राजेश आर्थम के पास लॉयर के कपड़ों में एक शख्स उसी लॉज में मिलने आया था। जब उस लॉयर की वर्दी में आए शख्स की तफ्तीश हुई तो पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि नागेंद्र रेड्डी ही है। पुलिस जिसकी तलाश कर रही है
पुलिस ने अपना जाल बिछाया और नागेंद्र रेड्डी पुलिस के कब्जे में आ गया। तो बेंगलुरु पुलिस ने जांच करने के बाद नागेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने राजेश आर्थम को क्यों मारा। तब उसने फिर वही कहानी बताई कि ब्रिटेन से बेंगलुरु आकर मैंने अपने घर वालों को बताया, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर से प्यार करता था। तो उसे मैंने बताया कि मैं बेंगलुरु में हूँ। तो मेरी सिस्टर आई और उसके बाद वो महालक्ष्मी लॉज में मेरे साथ रही और उसी लॉज में राजेश आर्थम भी था। एक दो बार मैंने राजेश आर्थम को सिस्टर से बात करते हुए देखा और मुझे डाउट हुआ कि राजेश आर्थम का मेरी बहन के साथ अफेयर है और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और बस इसी के बाद मैंने राजेश आर्थम को मारने का फ़ैसला कर लिया था। ये दूसरा कत्ल था जो उसने अपनी बहन की वजह से किया था। अब उसको गिरफ्तार करने के बाद बेंगलुरु की जेल में भेज दिया गया। जब ये खबर स्कॉटलैंड यार्ड को मिली तो उन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि नागेंद्र रेड्डी को आप हमारे पास भेज दो। तब बेंगलुरु पुलिस ने कहा कि यहाँ एक और मर्डर केस है, हम तफ्तीश कर रहे हैं इस केस की और जब ये पूरी हो जाएगी तब हम इसे आपके पास भेज देंगे। बेंगलुरु जेल जाने के बाद अब नागेंद्र रेड्डी की मुलाकात वहाँ के छटे हुए बदमाशों से होती है। अब उसे जुर्म के नए नए रास्ते पता चलते हैं। एक तो वो वैसे ही नागेंद्र रेड्डी को पर्सनल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम थी और जेल में कैदियों के जरिए उसकी सोहबत और भी ज़्यादा बुरी हो गई थी। 7 अगस्त 2006 को रेड्डी ने एक प्लान बनाया और बीमारी का बहाना बनाया। फिर इलाज के लिए उसको विक्टोरिया हॉस्पिटल ले जाया गया और पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग गया। अब बेंगलुरु पुलिस परेशान कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उन्हें तफ्तीश करनी थी और उसे स्कॉटलैंड यार्ड को भी देना था। अब पुलिस ने उसकी पूरे जोर शोर से तलाश शुरू कर दी। बेंगलुरु पुलिस और हैदराबाद पुलिस को चकमा देने के लिए नागेंद्र रेड्डी सीधा तिरुपति भाग गया। तिरुपति जाने के बाद वहाँ उसने एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी शुरू कर दी। इत्तेफाक से उसी कॉलेज में एक महिला भी थी जो पढ़ने आती थी। उससे नागेंद्र रेड्डी को प्यार हो गया और उसने वहीं पर उससे शादी कर ली। अब यह शादी करने के बाद फिर तिरुपति से विजयवाड़ा भाग गया। विजयवाड़ा पहुंचने के बाद अब इसे लगा ज़िंदगी भी चलानी है। जेल में जितने भी गुंडे थे उनके साथ और डॉन के साथ दोस्ती थी। अब इसने जेल के अपने सोर्सेस की मदद से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का धंधा शुरू कर दिया था। अब जब यह सारी सुपारी किलिंग शुरू हुई तो पुलिस की जांच में पता चला कि एक नया सुपारी किलर पैदा हुआ है। पुलिस ने जब तार जोड़ने शुरू किए तो पता चला कि ये वही नागेंद्र रेड्डी है। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया और अलग अलग टीम बनाई, लेकिन इसी दौरान वो वहाँ से विशाखापट्टनम भाग गया था। इत्तेफाक से विशाखापट्टनम में एक रॉबरी के केस में उसको पुलिस ने पकड़ भी लिया था, लेकिन बेल आउट हो गया क्योंकि विशाखापट्टनम पुलिस को उसके बाकी कारनामों के बारे में पता नहीं था। फिर वहाँ से निकला और इधर उधर भटकने के बाद 2009 में फिर से कर्नाटक आ गया। कर्नाटक आने के बाद अब इसने अलग अलग जितने भी गैंग थे उनके साथ दोस्ती करके राइवल गैंग का सफाया करना, लोगों को लूटना, ये सारे काम करने लगा। क्योंकि राइवल गैंग से अब इसकी दुश्मनी थी तो राइवल गैंग ने इसकी मुखबरी कर दी। तो फिर पुलिस ने इसको पकड़ लिया और इसे फिर से जेल भेज दिया गया। अब जब यह जेल गया तो उसने तमाम कैदियों में से उन अमीर कैदियों की लिस्ट निकाली जो छोटे मोटे मामले में जेल के अंदर हैं। अब वहाँ पर उसने उनको धमकाना शुरू किया और उनसे वसूली का काम शुरू किया। उनके बैंक अकाउंट लेता और बाहर अपने मेंबर्स को डिटेल भेज देता। वो वहाँ से उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेते थे। तो ये जेल के अंदर रहते हुए भी अपना पूरा बिजनेस बेहतरीन तरीके से चला रहा था। इसी दौरान में 10 मई 2009 को जब ये जेल में ही था, इस बार ये सचमुच बीमार पड़ा। तो पिछली कहानी सबको याद थी, हॉस्पिटल से ये भाग गया था, लेकिन पुलिस की मजबूरी थी क्योंकि ये बीमार था। जेल के डॉक्टर ने कहा कि इसको अस्पताल रेफ़र करने की ज़रूरत है। तो फिर इसको अस्पताल भेजा गया
अस्पताल में इसकी सुरक्षा में सब लोग लगे हुए थे। बाकायदा डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व यानी DAR इनके लोग इस पर नज़र रखे हुए थे कि कहीं फिर से ये भाग न जाए। बेलगावी हॉस्पिटल था। ये 10 मई 2009 की बात है। जब ये ठीक ठाक सा हो गया तो इसे लगा कि अब यहाँ से भागने का यही सही टाइम है। DAR का एक गार्ड था जिसका नाम था उत्तम सिंह। उसने अपने साथ एक चाकू छुपा कर रखा था। हॉस्पिटल से भागते वक्त नागेंद्र रेड्डी ने उसी के चाकू से उस DR के गार्ड को मारा और उसको मारने के बाद वहाँ से भाग गया। कुछ देर बाद उस DAR सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। गार्ड की मौत का पुलिस को जब पता चला तो अब पुलिस उसके पीछे बुरी तरह से पड़ गई थी। नागेंद्र रेड्डी को भी मालूम था कि इस बार उसने क्या किया है, इसलिए नागेंद्र रेड्डी वहाँ से भाग निकला। इसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए कर्नाटक और आंध्रा की पुलिस को चकमा देने के लिए पहले उड़ीसा गया, फिर असम गया, फिर नेपाल गया और इधर उधर भटकता रहा। जैसे जैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती रही वो उसके पीछे पड़े रहे। आखिरकार 1 फरवरी 2011 आ गया। बेंगलुरु पुलिस के कमिश्नर को एक मुखबिर से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रेड्डी आज बेंगलुरु में एक ख़ास वक्त पर मौजूद रहेगा। तो पुलिस को जब ये खबर मिली तो पुलिस ने अपना जाल बिछा दिया। उसी दिन 1 फरवरी 2011 को एक SUV गाड़ी आ रही थी। उस SUV गाड़ी में मुखबिर ने बता दिया था कि इसमें नागेंद्र रेड्डी ही बैठा हुआ है। तो जैसे ही वो SUV दिखाई दी उसे चेतावनी दी गई कि सरेंडर कर दो, लेकिन SUV के अंदर से पुलिस पर फायरिंग हो गई। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। एक गोली नागेंद्र रेड्डी की गर्दन में लगी और मौके पर ही नागेंद्र रेड्डी की मौत हो गई। मौत के बाद अब पुलिस ने सारा पंचनामा किया और उसके परिवार वालों को इसकी जानकारी दी गई कि आपका बेटा नागेंद्र रेड्डी एक एनकाउंटर में मारा गया है। नागेंद्र रेड्डी का परिवार बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत शरीफ लोग थे और अपने बेटे के सारे कारनामों के बारे में जान चुके थे। जब नागेंद्र रेड्डी का एनकाउंटर हुआ तो उसके ऊपर 13 केसेस थे। तो घर वालों ने नागेंद्र रेड्डी की बॉडी को लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा बेटा नहीं है, क्योंकि हमने जिसको पाला पोसा था वो एक बेहद शरीफ पढ़ा लिखा IIT इंजीनियर था, जिसने बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया, नौकरी के लिए इंग्लैंड गया और उसके बाद फिर उसने जुर्म का रास्ता पकड़ लिया। तो हम इसे अपना बेटा नहीं मानते। और जिस बहन की वजह से उसने अपना पहला जुर्म किया था, उस बहन ने भी उसे अपना भाई मानने से इनकार कर दिया और उस बहन ने भी उसकी बॉडी को लेने से मना कर दिया। आखिरकार पुलिस को ही नागेंद्र रेड्डी का अंतिम संस्कार करना पड़ा। जब उसका अंतिम संस्कार हुआ उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। पहले 2 जुर्म जो नागेंद्र रेड्डी ने अपनी बहन के दूर हो जाने के डर से किए थे, इन 2 जुर्म ने फिर उसे वापस लौटने का मौका नहीं दिया। जुर्म के बाद वो जेल चला गया। जेल में उसने जुर्म की दुनिया की सच्चाई अपनी आँखों से देखी और फिर उसे लगा कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है। बेहद अफसोस होता है जब नागेंद्र रेड्डी जैसे क्वालिफाइड लोग क्राइम करते हैं। तो ये थी बहुत ही अजीब और अफसोसनाक कहानी। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी ही फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।